हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे बच्चों। अब तो बारिश होने लगी है, मौसम भी बदल गया है। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है, कैसी बारिश हो रही है, आप हमारा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। आपके यहाँ मौसम कैसा है, कैसी बारिश हो रही है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। पिछले ब्लॉग में हम शब्दालंकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस ब्लॉग में हम अर्थालंकार बताएंगे, अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थालंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, पीपर पात सरिसमन डोला, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। ये है उपमा अलंकार। दूसरे नंबर पे आता है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान को एक कह दिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ये है रूपक अलंकार का उदाहरण। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है कल्पना करना। उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ क्या होता है? कल्पना करना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पीयूषो कहो संदेश सड़ा, हे भौरा हे काग, सो ध्वनि बिरही, जरी मुक्तिक धुआं हम लाग। उसका मुख मानो चंद्रमा के समान है। ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। शब्दालंकार हो गया था पिछले ब्लॉक में, और ये हो गए अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के 3 भेद होते हैं, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार। देखिए ये बच्चों आपकी पढ़ाई में भी है। किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं, पेट हो, टेट हो, सीटेट हो या पीसीएस, आईएएस, किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो हिंदी व्याकरण जो आपको कक्षा 1 से पढ़ाई जाती है वही व्याकरण आगे तक बदलता नहीं है। ना व्याकरण की परिभाषा बदलती, ना अलंकार बदलते हैं, ना समास बदलते हैं, ना संधियाँ बदलती हैं, ना तद्भव तत्सम, वही सारी चीज़ें पर्यायवाची, और सबसे एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम सभी बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि व्याकरण में आप लोग बहुत फोकस किया करो। बच्चे हिंदी को बहुत हल्के से लिए रहते हैं, फिर वही कंपटीशन में आगे दिक्कत होती है। तो व्याकरण किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, चाहे आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो, चाहे संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हो, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें। क्योंकि हर कंपटीशन में हर चीज़ से, चाहे वो संधि, समास, अलंकार हो, कुछ स्वर, व्यंजन, वर्ग, व्याकरण, वर्ण, विचार हो, कुछ भी हो, तद्भव तत्सम, शब्द समूहों के लिए एक शब्द, हर एक चीज़ से एक एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। इसलिए आप लोग हिंदी को हल्के से बिल्कुल भी मत लें। किसी भी सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का अपना महत्व होता है। हर सब्जेक्ट का पेपर समान नंबरों का होता है। हर सब्जेक्ट के टीचर का वेतन भी समान होता है। अगर वो इंटर कॉलेज में कोई टीचर ड्राइंग पढ़ा रहा है तो उसका भी वेतन वही होगा, कोई मैथ पढ़ा रहा है उसका भी वही होगा, जो साइंस पढ़ाएगा उसका भी वही होगा। इसलिए किसी भी चीज़ में असमानता, किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग बेकार न समझें, हल्के में न लें। हर सब्जेक्ट को समय दें, पढ़ाई व्यवस्थित ढंग से करें। अगर आप
हाई स्कूल के छात्र हैं तो आप 1-1 घंटे 5 सब्जेक्ट के लिए, या 40 मिनट या आधा घंटा, जैसा आपके पास टाइम हो, लेकिन सारे सब्जेक्ट को आप बराबर समय दें, ताकि हर सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ हो और अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। पास तब होंगे जब हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम मैथ में बहुत फोकस करते हैं तो मैथ में हमारे आ जाते हैं 94 नंबर। हमारी फ्रेंड की एक बिटिया है, उसके मैथ में आ गए 98 नंबर और उसका हिंदी में आए 54 नंबर, तो उसका जो परसेंटेज था वो लो हो गया। हिंदी को लोग ये सोचते हैं हम 2 दिन पढ़ के पेपर दे लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, ड्राइंग भी प्रैक्टिस मांगती है, ड्राइंग भी प्रैक्टिस मांगती है। तो हर सब्जेक्ट के लिए समय निर्धारित कर लीजिए। हाँ, कुछ सब्जेक्ट आपको ज़्यादा टफ लगते हैं, साइंस वगैरह है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, उसको आप थोड़ा ज़्यादा समय दे दीजिए, और हिंदी है इसको थोड़ा कम दे दीजिए भाई। लेकिन सारे सब्जेक्ट पर डे पढ़िए रूटीन से, तभी हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे और तभी आप अच्छे नंबरों के साथ, अच्छे परसेंटेज के साथ में पास हो पाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।